जरा सोच कर देखिए, बाहर झुलसा देने वाली लू चल रही है, घर में कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, और तो और दूर दूर तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर कदम रखते हैं, एकदम ठंडी और सुकून भरी हवा का एहसास होता है। ऐसा लगता है ना जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो। लेकिन सच मानिए, हमारे आज के इस विश्लेषण के अनुसार ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक ठोस हकीकत है। आज हम उस कमाल की प्राचीन इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं, जिसने बिना किसी आधुनिक तकनीक के सीधे रेगिस्तान की उस जानलेवा गर्मी को मात दे दी थी। और हम यहाँ किसी आम गर्मी या थोड़े बहुत पसीने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले के प्राचीन ईरान की। वहाँ के रेगिस्तानों में तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। 50 डिग्री! जरा अंदाजा लगाइए, ये इतनी भयंकर गर्मी है कि अगर जमीन पर एक कच्चा अंडा फोड़ दिया जाए ना, तो वो उस तपती जमीन की गर्मी से ही पूरा पक जाए। ऐसे बेहद कठोर और खतरनाक माहौल में सर्वाइव करना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे में सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर वो प्राचीन घर बिना बिजली के इतने ठंडे कैसे रहते थे। उन पुराने जमाने के इंजीनियर्स ने बिना किसी पावर ग्रिड के, बिना किसी मोटर या एसी यूनिट के ऐसे घर डिजाइन कैसे कर लिए जो अपने आप नेचुरली ठंडे रहते थे। खैर, उन्होंने गर्मी के आगे घुटने टेकने के बजाय प्रकृति के नियमों के साथ एक ऐसा मास्टरपीस तैयार किया जो आज भी अच्छे अच्छे मॉडर्न इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। आइए इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। द विंड कैचर, यानी हवा को पकड़ने वाला एक मोटर फ्री इंजन। इस पूरी चुनौती का सबसे शानदार समाधान था बादगीर, जिसे हम विंड कैचर भी कहते हैं। असल में ये घरों की छतों पर बना एक काफी ऊंचा 8 कोनों वाला यानी ऑक्टागोनल टावर होता था। आप इसे एक ऐसा कूलिंग इंजन मान सकते हैं जिसमें कोई मोटर है ही नहीं। इस टावर के ऊपरी हिस्से में हर दिशा में खुली जगहें बनी होती थीं। अब बाहर हवा चाहे किसी भी दिशा से आ रही हो, ये टावर उसे कैच कर लेता था। हवा को पकड़ने के बाद अंदर बने खास रास्तों यानी चैनल्स के जरिए उसे नीचे की तरफ धकेला जाता था। ये हवा सीधे घर के बेसमेंट में बने एक पानी के कुंड या फिर गीली मिट्टी की दीवारों से जाकर टकराती थी। और सही मायने में असली जादू यहीं से शुरू होता था। इसके पीछे साइंस का एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सिद्धांत काम करता है, जिसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। होता यह है कि जब वो 47 डिग्री वाली उबलती हुई हवा उस ऊंचे टावर से नीचे उतरकर पानी से टकराती है, तो पानी भाप बनने के लिए उस हवा की सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है। फिजिक्स का ये नियम यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। हवा अपनी सारी हीट पानी को दे देती है और बदले में वो खुद फिजिकली एकदम चिल्ड हो जाती है, बिल्कुल ठंडी। और फिर यही ठंडी हवा सीधे घर के कमरों में फैल जाती है। और मजे की बात जानते हैं, आज के हमारे महंगे एयर कंडीशनर्स भी कमोबेश इसी बेसिक सिद्धांत पर काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द स्टैक इफेक्ट, यानी अंदर की गर्मी को बाहर निकालने का जबरदस्त तरीका। अब देखिए, ठंडी हवा तो घर के अंदर आ गई, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी थी। कमरों में जो पहले से पुरानी, घुटन भरी और गर्म हवा मौजूद है, उसका क्या? उसे बाहर कैसे निकाला जाए? जाहिर है, अगर पुरानी गर्म हवा बाहर नहीं जाएगी तो नई ठंडी हवा के लिए जगह ही नहीं बनेगी। इसका हल हवा के एक बहुत ही साधारण से गुण में छिपा था। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठती है और कमरे के फर्श वाले हिस्से को कवर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो सीधे छत की तरफ ऊपर उठती है। बस इसी नेचुरल प्रोसेस को स्टैक इफेक्ट कहा जाता है। जैसे जैसे वो भारी और ठंडी हवा कमरे में भरती जाती है, वो पुरानी, हल्की और गर्म हवा को ऊपर की ओर धक्का देती है। फिर ये गर्म हवा टावर की दूसरी तरफ बनी उन खिड़कियों से अपने आप बाहर निकल जाती है जहां हवा का दबाव कम होता है। इसके कारण घर के अंदर एक लगातार चलने वाला मोटर फ्री लूप बन जाता है। सोचिए, एक तरफ से लगातार ठंडी हवा अंदर आ रही है और दूसरी तरफ से गर्म हवा बाहर धकेली जा रही है, और इस पूरे प्रोसेस में बिजली का एक सिंगल यूनिट भी खर्च नहीं हो रहा है। ना कमाल की बात? और ये शानदार फिजिक्स सिर्फ ईरान के रेगिस्तानों तक ही सीमित नहीं रही, इसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनाया गया। ईरान के यज़्द शहर को तो आज भी विंड कैचर्स का शहर कहा जाता है। वहाँ की पूरी स्काईलाइन ही इन कूलिंग टावर से भरी हुई है। यूएई और मिस्र ने भी इस तकनीक का खूब इस्तेमाल किया। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो जयपुर का ऐतिहासिक हवा महल और हमारी पुरानी हवेलियों के वो गहरे गहरे आंगन और जालीदार खिड़कियां, वो सब इसी हवा के दबाव और कूलिंग लॉजिक का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है।
चलिए अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द ग्रेट कूलिंग शोडाउन, यानी मॉडर्न एसी का मुकाबला उन प्राचीन तरीकों से। अगर हम आज के मॉडर्न एसी की बात करें तो उससे चलने के लिए लगातार ग्रिड की भारी भरकम बिजली चाहिए होती है, और गर्मियों में आने वाले बिजली के बिलों से तो हम सब वाकिफ है। इसके ठीक उलट वो प्राचीन विंड टावर शून्य बिजली पर काम करता है, जीरो। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो मॉडर्न एसी हानिकारक रेफ्रिजरेंट गैसों का इस्तेमाल करते हैं और बाहर भयंकर गर्म हवा फेंकते हैं, जो अंततः ग्लोबल वार्मिंग को ही बढ़ाती है। इसके विपरीत वे प्राचीन विंड टावर्स पूरी तरह से जीरो एमिशन वाले सिस्टम हैं, ना कोई शोर शराबा, ना कोई प्रदूषण, और जिंदगी भर के लिए बिल्कुल मुफ्त कूलिंग। अगर बात मेंटेनेंस की हो तो ये अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है। एक मॉडर्न एसी को हर साल सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, बार बार मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, और जैसे ही गर्मियों में पावर कट होता है वो एसी महज दीवार पर टंगे एक प्लास्टिक के डिब्बे में बदल जाता है। दूसरी तरफ उस प्राचीन विंड टावर को देखिए, उसमें कोई भी घूमने वाला या मैकेनिकल पार्ट होता ही नहीं है, इसलिए उसमें कुछ खराब भी नहीं होता। वो बस खामोशी से सदियों तक बिना किसी रुकावट के अपना काम करता रहता है। इस पूरे कंपैरिजन का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, एक ऐसी तकनीक जिसे बस एक बार बनाया जाए और फिर वो पीढ़ियों तक बिना किसी मेंटेनेंस के काम करती रहे। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि आज के हमारे महंगे और बिजली पर पूरी तरह से निर्भर तरीकों की तुलना में वो प्राचीन वास्तुकला लंबी अवधि के लिए कहीं ज्यादा टिकाऊ, भरोसेमंद और सॉलिड थी। हालांकि अब आते हैं चौथे भाग पर, पैसिव कूलिंग की सीमाएं। हमें तस्वीर के दोनों पहलू देखने होंगे। देखिए, ये प्राचीन तकनीक कमाल की जरूर थी, लेकिन ये कोई जादू नहीं था। इसकी अपनी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थी जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है तो ये पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा और वो टावर सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत बनकर रह जाएगा। दूसरा, ये सिस्टम मुंबई जैसे अत्यधिक नमी यानी ह्यूमिडिटी वाले तटीय इलाकों में पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि वहां की हवा में पहले से इतनी नमी होती है कि पानी के भाप बनने का प्रोसेस ठीक से हो ही नहीं पाता। और हाँ, ये एक मॉडर्न एसी की तरह कमरे को आर्टिफिशियली 20 डिग्री तक तो चिल नहीं कर सकता, लेकिन बिना बिजली के 50 डिग्री की उस जानलेवा गर्मी को 35 डिग्री के एक सहने लायक और आरामदायक स्तर तक जरूर ले आता है, जो कि बिना पावर के बहुत बड़ी बात है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कल के भविष्य के लिए हमारे प्राचीन ब्लूप्रिंट्स। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी कहानी है। जी नहीं, आज दुनिया भर के टॉप आर्किटेक्ट्स स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए इन्हीं प्राचीन डिजाइन्स का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लंदन की बेडसेट बिल्डिंग्स को ही ले लीजिए। वहां बिजली की खपत कम करने के लिए आज इसी प्राचीन लॉजिक पर आधारित मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम्स लगाए गए हैं। और अबू धाबी की हाईटेक मस्जिद सिटी की तो बात ही अलग है। उस शहर के बिल्कुल बीचों बीच आज एक विशाल, बेहद आधुनिक विंड टावर शान से खड़ा है। ये उसी पैसिव कूलिंग तकनीक का एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न रूप है। असल में उन हजारों साल पुराने इंजीनियर्स की सबसे बड़ी सफलता उनकी भारी भरकम मशीनों में नहीं, बल्कि उनकी सोच में थी। उनका मूल दर्शन बड़ा सीधा था, प्रकृति से लड़ने या उसे अपनी मशीनी ताकत से हराने की कोशिश करने के बजाय प्रकृति के नियमों को समझना और उसे अपना साथी बनाना। और सच कहें तो इसी सोच ने उन्हें बिना कोई ऊर्जा बर्बाद किए सस्टेनेबिलिटी का वो रास्ता दिखाया जिसे आज की मॉडर्न दुनिया पागलों की तरह तलाश रही है। तो जाते जाते ये एक अहम सवाल आपके लिए है, क्या जीरो एनर्जी और सस्टेनेबल तकनीक का जो भविष्य हम ढूंढ रहे हैं वो वास्तव में हमारे अतीत के उन प्राचीन ब्लूप्रिंट्स में ही कहीं छिपा है? क्या हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक बार थोड़ा रुककर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।